7 अक्टूबर 2023 सैटरडे, जब इजरायली लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, हमास ने इजरायल के ऊपर सुबह लगभग 6:30 बजे महज 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट्स के साथ हमला कर दिया। रॉकेट्स के अलावा हमास ने इजरायल में पैराशूट के जरिए और समुद्री रास्ते के जरिए भी घुसपैठ की। इजरायल गाजा बॉर्डर की बाउंड्री लाइन को तोड़कर पैलेस्टीनियंस इजरायली टेरिटरी के अंदर घुस आए। इस हमले में इजरायल को बहुत नुकसान पहुंचा है। बौखलाए इजरायल ने भी हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर हमला कर दिया और इजरायल ने इमीडिएटली स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इस हमले में कई इनोसेंट सिविलियंस भी मारे जा चुके हैं, कईयों को होस्टेज बनाया गया है। ये सरप्राइज अटैक इजरायल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है, इसलिए इसको इजरायल द्वारा वॉर डिक्लेयर किया गया। इस हमले की तुलना योम किपर वॉर से भी की जा रही है। आज से ठीक 50 साल पहले 6 अक्टूबर 1973 को इजिप्ट और सीरिया ने ठीक इसी तरीके से इजरायल के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया था। ये मुद्दा इतना कंट्रोवर्शियल है कि बाकी दुनिया के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। इस संघर्ष में एक तरफ है इजरायल की सेना जिसने हमास को खत्म करने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ है आतंकी संगठन हमास जो फिलिस्तीन के पक्ष में है, जिसने दशकों पहले दुनिया के नक्शे से इजरायल का नामो निशान मिटा देने की कसम खा रखी है। हमास का चीफ मोहम्मद दाइफ है और इसने इजरायल के खिलाफ हुए इस अटैक को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया है। उसका कहना है कि बस अब बहुत हो गया। उसने रिक्वेस्ट की है कि फिलिस्तीन इस लड़ाई में उसका साथ दे। वहीं इजरायल ने भी जवाब में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है। हमास एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इजरायल, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और भी कई देशों ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया है। हमास का अर्थ होता है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टीन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना। पिछले कई सालों से उनके वायलेंट अटैम्प्ट्स जारी हैं। हालांकि इससे बचने के लिए इजरायल के पास एक आयरन डोम है जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है हमास के तरफ से आने वाले रॉकेट से। यह आयरन डोम रॉकेट्स को ज़मीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन 20 मिनट के अंदर छोड़े गए 5000 रॉकेट्स को डिस्ट्रॉय करने में आयरन डोम भी फेल हो गया। इजराइल ने भी हमास को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। गाजा स्ट्रिप के पास इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच में मुठभेड़ जारी है। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध हुआ है। 2021 में भी दोनों के बीच जंग हुई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है जिसकी वजह से हमास और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के बीच चल रहे इस वॉर को समझने से पहले हमें इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। ये है दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन का मैप। इजराइल को इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट में मौजूद एक यहूदी देश है। इजराइल की अपनी सरकार है। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। वहीं पर पैलेस्टीन टेरिटरीज दो हिस्से वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में डिवाइडेड है। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी के तहत फतह पार्टी की सरकार है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम भी मौजूद है। वहीं पर गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमास ने 2007 से शासन करना जारी रखा है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवाद की नींव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य की हार के साथ ही पड़ गई थी। दरअसल फिलिस्तीन पर पहले ऑटोमन साम्राज्य का शासन था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर पूरा कब्जा कर लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। दरअसल उस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की यह पवित्र भूमि फ़लस्तीन के नाम से जानी जाती थी। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफ़ी शोषण होता था। इस कारण यहूदियों का पलायन फ़लस्तीन की ओर होने लगा।
इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेल्फोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फ़लस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ एक साइक्स-पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मिडिल ईस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद कौन सा देश किसके हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फ़लस्तीन को अपने हिस्से में रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया, वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फ़लस्तीन हम यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया। बेल्फोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फ़िलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी। फ़लस्तीन में जो यहूदी पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फ़लस्तीन में विस्तार होने लगा। अब यहूदियों ने अरब फ़िलिस्तीनियों से ज़मीन खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फ़लस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। फ़लस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फ़लस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फ़लस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फ़लस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गुरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का टॉर्चर हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फ़लस्तीन के अलावा कहीं कोई दूसरी जगह नहीं जहां यहूदी सुरक्षित रह सकें। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग हुई और नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इजराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फ़लस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। एक्चुअली यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। अरब इजराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन 1967 में दोबारा इजराइल पर हमला करने की योजना बनाते हैं। उनके इस हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसको हम 6 डे वॉर के नाम से भी जानते हैं और इस वॉर में मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल चुका था। इजराइल ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए 6 दिन तक अकेले ही 3 अरब देशों का मुकाबला किया था। इस दौरान उसने तीनों देशों के प्रमुख क्षेत्रों पर अपना कब्जा भी कर लिया, जिसके कारण उन कब्जे वाले क्षेत्रों से फ़लस्तीनियों को भागना पड़ा था। इस बात से फ़लस्तीनी आज तक इजराइल के खिलाफ हैं और मौका मिलने पर अपने क्षेत्र को वापस पाने की कोशिश करते हैं। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। यह समझौता 5 साल के लिए किया गया था। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बीच यरूशलेम के इतिहास को भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं कि ये शहर दोनों देशों के लिए क्यों अहम है। दरअसल यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का एक पवित्र प्राचीन शहर है। पश्चिमी यरूशलेम पर 1948 से इजराइल का कब्जा है। यहाँ यहूदी बहुसंख्यक हैं, वहीं पूर्वी यरूशलेम में फिलिस्तीनी बहुसंख्यक हैं। इस हिस्से में अल अक्सा मस्जिद परिसर सहित यरूशलेम का पुराना शहर है। 1967 में इजराइल ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। यरूशलेम विवादित क्षेत्रों के केंद्र में है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही ठनी हुई है। इजरायली यहूदी और फिलिस्तीनी अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ा हुआ है। दोनों ही इस पर अपना दावा करते हैं। यहाँ की अल अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है,
दोनों के लिए बेहद अहम और पवित्र है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेम्पल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये अल हराम अल शरीफ है। यहाँ मौजूद डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म में सबसे पवित्र धर्म स्थल कहा गया है, लेकिन इससे पैगंबर मोहम्मद का जुड़ाव होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही अपना मानते हैं। इस परिसर का मैनेजमेंट जॉर्डन का वक्फ करता है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों पर इजराइल का अधिकार है। अल अक्सा मस्जिद परिसर को लेकर लंबे समय से दोनों देशों के बीच विवाद होता आ रहा है। 2 साल पहले 2021 में 11 दिनों तक खूनी संघर्ष हुआ था, जिसमें कई जानें गई थीं। यहाँ मुस्लिम नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन गैर मुस्लिमों को यहाँ केवल एंट्री मिलती है, लेकिन इबादत करने पर पाबंदी लगी है। पिछले दिनों यहूदी फसल उत्सव सुक्कोट के दौरान यहूदियों और इजरायली कार्यकर्ताओं ने यहाँ का दौरा किया था, तो हमास ने इसकी निंदा की थी। हमास का आरोप था कि यहूदियों ने यथास्थिति समझौते का उल्लंघन कर यहाँ प्रार्थना की। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि जेरूसलम को लेकर इजराइल और हमास के बीच छिड़े इस युद्ध में विजेता कौन होगा? क्या फ़लस्तीन अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि पहले भी इजराइल ने अकेले ही डटकर 3 ताकतवर देशों का सामना किया था और उन्हें धूल चटा दी थी। 1 या 2 नहीं, बल्कि इजराइल के अस्तित्व में आने के बाद अरब देश और इजराइल के बीच 4 बड़े युद्ध हुए थे। सभी अरब देशों ने इजराइल को ख़त्म करना चाहा था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके। ईरान और यमन ने हमास के हमले को खुले तौर पर समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, ब्राज़ील और चीन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। दक्षिण अफ्रीका और रूस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। वहीं तुर्की ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है।